छात्रों, आज से हम लोग शुरुआत करेंगे त्रिकोणमिति की। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर दें। आप सब आदमी बस इस टॉपिक को देखिएगा, सही से इसका नोट्स बनाइएगा, सामने कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और तब जा कर के इस वीडियो को देखिएगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही थ्योरी के साथ साथ हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी के सभी प्रश्न को कर लेंगे। उसके बाद आप लोग अगर किसी दूसरे बुक से भी अगर क्वेश्चन हमें कहते हैं कि नहीं दूसरे बुक को भी कर दीजिए, तो आप लोग हमको मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको उस बुक का भी सारा का सारा सॉल्यूशन करके दे देंगे। पहले हम लोग इस त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और वो समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है वो क्लास 10th के बच्चे के लिए नया है। क्योंकि अब तक जितने भी क्लास में हम गए हैं, किसी भी क्लास में हमें त्रिकोणमिति पढ़ने का मौका नहीं मिला है। इसीलिए इस त्रिकोणमिति को आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आपके लिए नया है, आप इसको बारीकी से समझिएगा। हम एक एक बिंदु पे बात करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और हर कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और अगर क्वेश्चन आता है उस कॉन्सेप्ट पे से के रिगार्डिंग, तो फिर हम उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सारा का सारा टेक्निक हम आपको बताएंगे। बस आप लोग इस वीडियो को कभी भी थोड़ा बहुत देख करके मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा। क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखिएगा तो हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि चाहे आप कितने भी कमज़ोर हैं, ये मायने नहीं रखता। ये मायने बिल्कुल भी नहीं रखता है कि आप कमज़ोर हैं, आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। बस हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में ना आया तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। चलिए हम लोग त्रिकोणमिति की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ कहते हैं बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। आप जितने भी अब तक वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, जितने भी लोग टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे, उन सब से अलग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। इसीलिए इनका पूरा एंजॉय कीजिएगा, पूरा देखिएगा और पूरी त्रिकोणमिति जो अब तक आपके लिए एक टेढ़ी खीर थी, वो बहुत ही आसान होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति शब्द जो आया है इसी में इसका अर्थ निहित है। अगर गौर से देखो तो त्रिकोणमिति को हम अगर टुकड़ों में बांटे तो आपको ये 3 टुकड़ों में बंट सकता है। एक होगा ट्राई, दूसरा होगा गौन और तीसरा होगा मैट्री। ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे कि त्रिकोणमिति क्या चीज़ है या फिर त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो उसके लिए इसका जो नामांकन किया गया है उसी में इसका पूरा का पूरा अर्थ निहित है। तो देखिए, इसके नामांकन को अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो टूटने के बाद ये 3 हिस्सों में बन जाती है। एक होता है ट्राई। ध्यान रखिएगा, ये सब ग्रीक वर्ड है, इनको इंग्लिश में ट्राई का मतलब 3 होता है। गॉन को हम लोग इंग्लिश में एंगल कहते हैं। और फिर मैट्री, ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसको अंग्रेजी में मेजरमेंट कहेंगे, मेजरमेंट। ठीक है, और आप जानते हैं 3 का मतलब क्या होता है, बोले 3। और फिर एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। ऐसे ही मेजरमेंट का मतलब क्या होगा, मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। अब देखिए, हम यहाँ त्रिकोणमिति को जब हम ब्रेक किए तो हमें फाइनली क्या निकल करके सामने आया, हमारे सामने आया 3 कोण मापन। अब 3 कोण मापन मतलब वैसा फिगर जिसके अंतर्गत 3 कोण हो, उसी कोण को मापना इस त्रिकोणमिति में हम लोग सीखेंगे। वैसा फिगर जिसके अंतर्गत 3 कोण हो, उसका मापन ही हम लोग किसके अंतर्गत सीखेंगे, त्रिकोणमिति के अंतर्गत सीखेंगे। अब आपसे अगर हम पूछे कि 3 कोण किसके पास होता है, कौन सा ऐसा फिगर है जिसके पास 3 कोण होगा, तो भैया जब 3 भुजा मिलेगी तो 3 कोण होगा। जैसे एक भुजा, 2 भुजा और ये तीसरा भुजा। ये 3 भुजा जो आप देख पा रहे हो, इन 3 भुजाओं से 3 कोण बना, एक कोण, 2 कोण और तीसरा कोण। कुछ लोग हमसे पूछ देगा कि सर भुजा क्या होता है, कोण क्या होता है। किसी भी आकृति के अंतर्गत 3 चीज आपको मिलेगा। एक को हम लोग कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं, शीर्ष। तो इस त्रिभुज के अंतर्गत आपको 3 शीर्ष मिलेगा। कुछ बच्चा हमसे पूछेगा कि सर शीर्ष कैसे बनता है, तो 2 भुजाएं जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं। ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे ये भुजा और ये भुजा दोनों मिल रहा है, तो इसीलिए ए हमारा एक शीर्ष हो गया, बी भी एक शीर्ष हो गया और सी भी एक शीर्ष हो गया। अब कुछ लोग पूछेगा सर भुजा किसे कहते हैं, 2 शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, उसको हम लोग क्या कह देंगे, भुजा। और फिर देखिए, 2 भुजाओं के बीच
ये एक भुजा और ये एक भुजा, इन दोनों भुजाओं के बीच जो आप देख रहे हो, ये जो अंतर आपका हो रहा है, इस अंतर को हम लोग कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। ऐसे तीन कोण आपको नजर आएगा किसके अंतर्गत? इस त्रिभुज के अंतर्गत। और हमें ऐसा ही फिगर चाहिए था जिसके अंतर्गत तीन कोण हो। तो ये तीन कोण वाला फिगर हमें क्या मिला? तीन कोण वाला फिगर हमें मिला त्रिभुज। मतलब इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में बोले? त्रिभुज के बारे में। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज का ही थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं कि त्रिभुज क्या होती है, कितने प्रकार का होता है। अगर आप गौर से देखिएगा तो इस त्रिभुज के अंतर्गत दो चीज आपको नजर आएगा, एक तो भुजा और दूसरा वन। अब त्रिभुज का भुजा अलग अलग हो सकता है, इसका कोण भी अलग अलग हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इनकी भुजा के आधार पे हम बंटवारा कर सकते हैं इस त्रिभुज को, और कोण के आधार पे बंटवारा कर सकते हैं। मतलब त्रिभुज का वर्गीकरण दो तरीके से हो सकता है, भुजा के आधार पर और फिर कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, याद रखिएगा इस बात को। जब हम बोलते हैं भुजा के आधार पे बोले, तो भुजा के आधार पे हमें तीन त्रिभुज मिलेगा। एक का नाम होगा समबाहु त्रिभुज, दूसरे का नाम होगा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरे का नाम होगा विषमबाहु त्रिभुज। सही है। समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? तो याद रखिएगा सिंपल सा, भुजा के आधार पे है तो तीन भुजा, एक भुजा का नाम AB, BC और AC, ये तीन भुजा है। अगर ये तीनों ही भुजा एक दूसरे के बराबर हो जाए तो हम उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये पांच तो ये भी पांच, ये पांच तो ये भी पांच, मतलब अगर तीनों भुजा बराबर तो उस त्रिभुज का क्या नाम पड़ेगा? समबाहु त्रिभुज। अब आइए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहता है कि कोई दो भुजा अगर बराबर हो जाए ना, और तीसरा बराबर नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए AB और AC बराबर है और BC बराबर नहीं है, तो आप दो ही भुजा को बराबर देख पा रहे हो, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु किसको कहते हैं? जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो। विषमबाहु त्रिभुज को कहते हैं जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो। अब आइए कोण के आधार पे, अगर कोण के आधार पे बंटवारा करें तो आपको तीन त्रिभुज नजर आएगा। एक का नाम होगा न्यून कोण त्रिभुज, दूसरे का नाम होगा समकोण त्रिभुज, और तीसरे का नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज। अगर हम बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज का, तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी कोण 90 डिग्री ना हो, मतलब प्रत्येक कोण, कोण A, कोण B और कोण C, ये तीनों ही कोण अगर 90 से छोटा होगा, तीनों ही कोण अगर किसी त्रिभुज में 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अब आ जाओ समकोण समझते हैं। समकोण मतलब वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो कोण तो 90 से छोटा हो, कोई दो कोण तो 90 से छोटा हो, लेकिन एक कोण 90 के इक्वल हो, यानी कि दो कोण 90 से छोटा और एक कोण 90 के बराबर, तब उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण किसको कहेंगे? तो वैसा त्रिभुज जिसका दो कोण 90 से छोटा, दो कोण 90 डिग्री से छोटा और एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, तब उस त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से समझते हैं पूरी कहानी को। क्या बोले? हम बोले त्रिकोणमिति के नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। कैसे? तो हम ये जो त्रिकोणमिति है, इनके शब्दों को जब हम लोग तोड़ेंगे तो तीन टुकड़ा बनेगा, ट्राई, गॉन और मैट्री। ये जो ट्राई शब्द देख रहे हैं जनरली ग्रीक शब्द है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में थ्री बोलेंगे, गॉन को एंगल बोलेंगे और मैट्री को मेजरमेंट बोलेंगे। ये जो थ्री देख रहे हैं इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तीन। एंगल को क्या बोलते हैं? कोण। मेजरमेंट का मतलब मापन। अब इसको जब हमने तोड़ा तो हमें पता चला कि इसका मतलब होता है तीन कोण मापन। अब इसका मतलब ऐसा फिगर जिसके अंतर्गत तीन कोण होता है उसी को मापना सीखेंगे, किसमें? त्रिकोणमिति में। तो फिर इस फिगर को हम लोग ढूंढना शुरू किए तो पता चला कि वो फिगर हमारा एक त्रिभुज है। वो फिगर हमारा क्या है? एक त्रिभुज है।
त्रिभुज एक ऐसा फिगर जिसके पास 3 कोण होता है। इसी तीनों कोणों का मापना हम लोग सीखेंगे किसके अंतर्गत, त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो जिसके बारे में हमको सीखना है इस चैप्टर के अंतर्गत, तो उसका सबसे पहले एक्सप्लेनेशन तो कर ले, पता तो चले कि वो त्रिभुज होता क्या सब है। तो पता चला कि त्रिभुज में 3 चीज़ होती है, भुजा होता है, शीर्ष होता है और कोण होता है। जब हम भुजा की बात करें तो 3 भुजा, कोण की बात करें तो 3 कोण, और अगर हम शीर्ष की बात करें तो 3 शीर्ष। यहाँ पे भुजा और कोण ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग स्थिति में किसी का भुजा बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा, कभी कभी तीनों बराबर हो सकती है, कभी कहते हैं कि 2 ही बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, मतलब कई रूप हो सकते हैं। अगर कोण की बात करें तो कोई कोण बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। तो उस हिसाब से अगर हम इसका वर्गीकरण करें, मतलब इसका क्लासिफिकेशन इसको तोड़ के देखें तो कितने तरीके का संभव हो सकता है। तो इसका वर्गीकरण हम 2 तरीके किससे कर सकते हैं, एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। जब हम भुजा के आधार पर बांटेंगे तो ये 3 प्रकार का होगा, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु मतलब जिसकी तीनों ही भुजा बराबर हो, समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर न हो, विषमबाहु मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो। ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए चलते हैं हम लोग कोण के आधार पे। अगर कोण के आधार पे देखें तो 3 प्रकार का हमको मिलेगा, एक न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अगर न्यूनकोण त्रिभुज की बात करें तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी कोण 90 के बराबर ना हो, सभी कोण 90 से छोटा हो, तब उसको हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसके 2 कोण तो 90 से छोटा हो। देखिए ए और सी 90 से छोटा है लेकिन बी 90 के बराबर। तो याद रखिएगा, समकोण होने के लिए एक कोण 100% 90 डिग्री होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि कोण बी ही 90 डिग्री हो, कोई भी कोण एक 90 होना चाहिए। ए भी 90 हो जाए तो काम चल जाएगा, बी भी 90 हो जाए तो काम चल जाएगा, सी भी 90 हो जाए तो काम चल जाएगा। मतलब इन तीनों में से कोई एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो वो समझ जाइए समकोण बन जाएगा, बाकी 2 आपका न्यूनकोण रहेगा। अधिक कोण का क्या परिभाषा है कि 2 कोण 90 से छोटा, देख पा रहे हैं ए और सी 90 से छोटा और कोण बी हमारा 90 से बड़ा है। तो जब 2 कोण 90 से छोटा और एक कोण 90 से बड़ा हो, तब ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा त्रिभुज का परिचय था। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमें पता है कि त्रिभुज का स्टडी करना है। अब ये त्रिभुज, क्या सभी त्रिभुज के बारे में इससे पढ़ना है? हाँ, पढ़ना हमें हर त्रिभुज के बारे में है, लेकिन हम क्लास 10th के स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो सिर्फ समकोण त्रिभुज को बेस मान करके ही हम उनके साइड और उनके एंगल के बीच में रिलेशन को समझेंगे और उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब क्लास 10th में सिर्फ समकोण त्रिभुज को समझेंगे, बाकी सारे के सारे चीज़ आप 12th में जा करके 11th में जब जाओगे तो सभी प्रकार के त्रिभुज आपको मिलेगा और उन त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच में अलग अलग परिभाषाएं आपको मिलेगा, वहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। अभी सिंपल हम लोग सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले इनको पॉज करके अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद आप आगे वीडियो को देखिएगा। पूरी की पूरी वीडियोस एक बार देखने से अच्छा है कि आप उनको देखते भी जाइए, समझते भी जाइए और लिखते भी जाइए। अगर आप लिखते जाएंगे तो लगेगा कि हम क्लास में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम अगली बातें देखेंगे। त्रिकोणमिति में पता चल गया कि हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है, तो हम पहले उस समकोण त्रिभुज को और बढ़िया से समझते हैं कि क्या होता है समकोण त्रिभुज, कहाँ कहाँ से इसके अंतर्गत क्या सब रहता है। तो ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। क्या बोले थे उसका समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन में, कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 कोण 90 से छोटा लेकिन एक कोण आपका 90 के बराबर होगा, तभी जाकर के वो समकोण कहलाएगा। यहाँ गौर से देखिए, तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 2 कोण आपको 90 से छोटा नजर आएगा। कोण ए देखिए, ये भी 90 से छोटा, जैसे झुक गया ना बोरे तो ये 90 से छोटा हो गया, ये भी 90 से छोटा है। लेकिन ये देखिए एक के ऊपर दूसरा लंबवत पड़ा हुआ है, इसीलिए ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब आप गौर से देखिए कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री, बाकी 2 एंगल 90 से छोटा। क्या कहेंगे इसको? इसको हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। तो ये अपना हो गया समकोण त्रिभुज, ध्यान रखेंगे, समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में गौर से देखिए तो 3 साइड नजर आ रहा है। एक साइड का नाम है AB, दूसरा का नाम BC और तीसरा का नाम AC। इसमें खास बात ये होता है कि इनके तीनों साइड का अपना अलग पहचान होता है, अपना अलग नाम होता है। इनके तीनों साइड का अपना अलग पहचान होता, अलग नाम होता।
इनके तीनों साइड का अपना अलग पहचान होता है, अलग नाम होता है, इसीलिए इनको आप देखिएगा गौर से। देखिए हम समकोण त्रिभुज कह रहे बोरे, तो समकोण त्रिभुज में तीन साइड, एक का नाम AB, एक का नाम BC और तीसरे का नाम AC है। इनकी अलग पहचान है। कैसे? तो इन तीनों ही भुजाओं के अलग अलग नाम होंगे। उन नामों में कौन कौन सा नाम होगा? एक होगा लंब, जिसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, जिसको हम डिनोट करेंगे P से। दूसरा होगा बेस, जिसको हम लोग आधार कहते हैं, इसको हम लोग बेस बोलेंगे और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल b से। अगला होगा कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और इसको डिनोट करेंगे h से। समझे? ये जो तीन साइड देख रहे हैं, इस तीनों साइड का नामकरण हम लोग अगर करें तो आपको तीनों का नाम ये होगा। एक का नाम लंब, आधार और कर्ण होगी। लंब मतलब परपेंडिकुलर और डिनोट करेंगे P से। आधार मतलब बेस, लिखेंगे B। कर्ण मतलब हाइपोटेनस और लिखेंगे H। अब यहाँ पे हमको समझना ये है कि किसको कहेंगे लंब, किसको कहेंगे आधार और किसको कहेंगे कर्ण। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि तीन साइड तो समझ में आ गया कि इसमें तीन साइड होता है, लेकिन किसको हम लोग कर्ण कहेंगे, किसको आधार और किसको लंब कहेंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैसे? तो देखिए, किसी भी ट्रायंगल के अंतर्गत अगर आपको कर्ण पहचानना हो, क्या बोल रहे हैं हम? कर्ण। तो आपको पहचानने का दो तरीका। सबसे पहला तो आप 90 डिग्री खोजो, क्योंकि आपको पता है कि हमको अगर त्रिभुज मिलेगा और वो समकोण त्रिभुज होगी तो वो तब होगी जब एक कोण 90 डिग्री होगा, तो हमको उसके अंतर्गत आसानी से 90 डिग्री मिल जाएगा। तो अगर आपको 90 डिग्री मिलता है कहीं पे भी, तो उस 90 डिग्री के अपोजिट जाओ। ध्यान रखना, हम ये जो एरो दे रहे हैं, ये 90 का एंगल यहाँ बन रही है, तो इसके अपोजिट हम जा रहे हैं। अब जब हम अपोजिट जाएंगे तो ठीक सामने हमें एक साइड मिलेगा। देखिए ये वाला साइड हमको इस एरो के ठीक सामने मिल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये एरो इस साइड को टच करेगा, इस भुजा को टच करेगा। तो ये जो इस कोना से जो हम एरो बना रहे हैं, वो एरो जिस साइड को, जिस भुजा को जाके टच करेगा या फिर जिस भुजाओं को इंगित करेगा, बताएगा कि उस भुजा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वही भुजा हमारा क्या है? कर्ण है। ठीक है, क्या बोले हम? कर्ण का क्या पहचान है बोले? कर्ण का पहचान ये कि जो 90 डिग्री जहां भी बने, अगर 90 डिग्री यहां बनता बोले तो इसके सामने जाते ये भुजा हमारा कर्ण होता। अगर 90 यहाँ बनता तो इसके सामने जाते ये हमारा कर्ण होता। इस त्रिभुज में 90 यहाँ बना, इसीलिए इसके सामने हम जाएंगे तो हमें AC क्या मिलेगा? कर्ण। ध्यान रखिएगा, ये कर्ण जो है ये कभी नहीं बदलता, कर्ण निश्चित रहता है। कर्ण निश्चित रहता है। अब कौन सा भुजा बचा? अब बचा AB और BC। अगर हम आप लोगों से पूछे कि AB को क्या कहेंगे, तो अधिकांश लड़का कहेगा कि सर ये तो लंबा है, खड़ा है, इसको लंब कह दीजिए। ये जो BC है ये आपका नीचे है, इसको आप आधार कह दीजिए। हम कहेंगे कि बिल्कुल सही है, आप भी कहिएगा सही है। लेकिन जब हमसे फिर पूछिएगा कि सर ये 100% सही है, तो हम कहेंगे नहीं, ये 100% सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जिसको आप लंब कह सकते हैं उसको हम आधार भी कहेंगे। जिसको आप आधार कह रहे हैं उसको हम लंब भी कह सकते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन उठता है कि सर इसको आधार और लंब दोनों कह रहे हैं आप, इसको भी लंब और आधार कह रहे हैं, यहाँ पे मांजरा क्या है? क्या समझाना चाह रहे हैं आप हमको? तो आपको हम समझाना ये चाह रहे हैं कि कैसे पकड़ेंगे कि ये लंब है, कैसे पकड़ेंगे कि ये आधार है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन पे क्या डिपेंड करेगा? तो क्वेश्चन हमें हमेशा कोई ना कोई एंगल को बताएगा। जैसे आगे चल कर के हमें कभी बोलेगा कि साइन A बताओ और कभी बोलेगा हमें साइन C बताओ। दोनों तो है साइन ही, लेकिन ये जो चीज़ आप देख पा रहे हो इसको हम लोग कहते हैं कोण। ये जो है कोण A को बता रहा है और ये कोण C को बता रहा है। तो यहाँ पे हमको सोचना ये है कि कोण A के लिए लंब, आधार और कर्ण क्या है। यहाँ सोचना है कोण C के लिए लंब, आधार और कर्ण क्या है। मतलब क्या कि इसको बदलने से ये लंब और आधार जो है ना वो बदल जाती है। तो फिर कैसे पकड़ेंगे सर? ऐसे पकड़ेंगे कि आपको जो कोण कहेगा ना, जैसे A बोला तो आप इसके सामने चले जाओ।
ए के पास पहुंच जाओ और जो कोण मिला उसके सामने आप एरो बनाओ। ये एरो जहां पे जाके टच करे, जिस साइड को, जिस भुजा को जाके टच करे, वही भुजा आपके लिए लंब होगा। समझ पा रहे होंगे हम, आप लोग समझ में आ रहा होगा कि जो कोण बोले उस कोण के सामने जाएंगे और जो भुजा मिलेगा वो भुजा हमारा लंब कहलाएगा। अगर हमें सी बोलता तो सी के सामने जाते बुआरे, हम सी के सामने जाते यहाँ से और इसके सामने जाते तो हमें ये ए बी भुजा मिलता, तब हमारा ए बी लंब कहलाता। मतलब जब ए बोलते हैं तो लंब ये हो जाता है, जब सी बोलते हैं तो लंब ये हो जाता है। बिल्कुल आसान। किस जो कोण आपसे पूछे उस कोण के सामने चले जाओ, जो भुजा मिलेगी उसी भुजा को लंब कहेंगे। बाकी जो तीसरी भुजा मिलेगा वो आपका आधार होगा। और कर्ण तो निश्चित होती है हमेशा 90 के सामने, ये कभी नहीं बदलता। सही है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर हमको लिखना हो कि लंब कैसे पहचानेंगे, कर्ण कैसे पहचानेंगे, तो आप याद रखना कर्ण जो होती है 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा। दिख रहा बोले फ्रेंड्स, दिख रहा? घूम गया, अब दिख रहा? 90 डिग्री के सामने की भुजा, ठीक है। उसके बाद आधार देखिए, उसके बाद आप लंब देखिए, कोण के सामने की भुजा। अब ये कोण कौन सा? वही कोण जो कोण आपसे पूछेगा। फिर आधार क्या होगा? लंब के अलावे भुजा, बची भुजा, लंब के अलावे बची भुजा, इसको हम लोग कहते हैं आधार। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। लंब, आधार और कर्ण समझ में आया। तो ये हमारा था लंब, आधार और कर्ण का सिस्टम। उम्मीद करते हैं इसको पहले आप लोग लिख लीजिएगा और लिखने के बाद वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा, पॉज करके पहले लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूगोलिक त्रिकोणमिति में कोण और भुजा, इन दोनों के बीच एक रिलेशन बनाया गया और उनको 6 निष्पत्तियों में बांटा गया, 6 अलग अलग फॉर्मूलाज के रूप में बांटा गया, जिसको हम लोग निष्पत्तियाँ कहते हैं, रेशियोज कहते हैं। रेशियो इसीलिए क्योंकि वो जो एंगल है वो दो भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाता है और दो भुजाओं के रेशियो के फॉर्म में वो दर्शाता है, इसीलिए उसको हम लोग रेशियोज कहते हैं, निष्पत्तियाँ कहते हैं। इस त्रिकोणमिति में कौन कौन से रेशियोज हैं उसको समझिए। हम थोड़ा सा यहाँ पे एक फिगर डिज़ाइन कर रहे हैं। ये अपना एक फिगर हो गया बोले, ये ए हो गया, ये बी, ये सी। ऐसे में हम कहते हैं कि ये हमारा एक थीटा है। ये कोण क्या है? थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो हम बोले कि थीटा के लिए लंब कौन सा, तो उसके सामने चले जाओ। थीटा के सामने ये हमारा साइड पड़ेगा तो ये लंब हो जाएगा। कर्ण कौन सा? तो 90 डिग्री के अपोजिट चले जाओ, 90 डिग्री के अपोजिट ये मिलेगा बोले, तो ये हमारे लिए कर्ण, जिसको एच बोलेंगे। और बाकी क्या बचा? बी सी, तो इसको हम लोग बी बोल देंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में 6 रेशियोज तैयार किया गया है बोले, इनके साइड और एंगल के बीच में रिलेशन को दर्शाने के लिए। वो 6 रेशियोज क्या सब है? सबसे पहला है साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, फिर है टेन थीटा। सही। साइन थीटा का अपोजिट हमें मिलेगा कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और फिर टेन थीटा। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। जनरली ये जो साइन थीटा आप देख रहे हैं, इस साइन थीटा को हम लोग कहते हैं P बाई एच, कॉस थीटा को हम लोग कहते हैं B बाई एच और टेन थीटा को हम लोग कहते हैं P बाई बी। मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे कॉसेक थीटा है, चूंकि ये साइन का इन्वर्स होता है तो उलट देंगे, h बाई पी होगा। ये कॉस का इन्वर्स होता है तो h बाई बी, और ये टेन का इन्वर्स तो b बाई पी होगा। इसको याद रखिएगा।
अच्छा, कुछ लड़का कहेगा सर जी ये याद ही नहीं रहता। बिल्कुल, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये याद ही नहीं रहता। उसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक बना करके रखे हुए हैं। कई लोग आपको वो ट्रिक बताते होंगे, आप लोग भी इस ट्रिक को समझ लीजिए। इसको याद रखने का तरीका ये होता है कि आप इस प्रकार का एक बॉक्स बना लो। इस बॉक्स के अंतर्गत आप इनको कुछ इस प्रकार से बांट लो 3 हिस्सों में, ठीक है। और ऊपर में लिख लो लाल और नीचे में लिख लो कक्का, ठीक है। तो ये जो लाल काका देख रहे हैं ये आपको काफी हेल्प करेगा इस चीज को याद रखने में। कैसे? तो देखिए ऊपर में ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टैन थीटा। नीचे से करो तो साइन का उल्टा कॉसेक बनेगा आपको, ये आपका सेक होगा और ये आपका कॉट होगा। कैसे याद करने में मदद करेगा? तो ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बराबर एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। टैन थीटा का मतलब लंब बट्टे आधार, कॉस थीटा का मतलब आधार बट्टे कर्ण और साइन थीटा का मतलब लंब बट्टे कर्ण होगा। नीचे से चलो बोले, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा और इस 6 चीज़ को आप आसानी से लाल काका की मदद से याद रख सकते हैं। सही है। हम जो आपको यहाँ पे बताए थे पी, बी और एच, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। इस लंब, आधार और कर्ण के बीच में पाइथागोरस साहब एक रिलेशन बताएं। वो रिलेशन ये बताएं है कि जब कभी भी आपको इन तीनों में से कोई 2 भुजा आपको पता हो तो तीसरा आप निकाल सकते हो। वो क्या कहें कि इन तीनों में से अगर कोई 2 चीज़ का मान पता हो तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन कैसे निकाल सकते हो? तो जब आपके पास फॉर्मूला रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? एच स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला की मदद से जब आपके पास कोई भी चीज़ रहेगा, मतलब 2 भुजा, अगर कोई भी 2 भुजा पता हो तो तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी ने आके बोला कि एक ट्रायंगल है आपके पास, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये 5 है और ये 4 है, तो हमको ये बताओ कि ये कितना होगा। आसानी से बता सकते हैं। कैसे बुआरे? तो आपको टेक्निक पता है कि लंब का स्क्वायर जो और आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता? कर्ण का स्क्वायर। अगर मान लो ए बी लंब है तो ए बी का स्क्वायर, बी सी आधार है तो बी सी का स्क्वायर, कर्ण ए सी है तो ए सी का स्क्वायर। देखो तो ए बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, बी सी का मुझे नहीं पता तो रहने देते हैं, ए सी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर। जिसका मान निकालना हो बौरे उसको यहीं पे रहने दो और बाकी उसको उधर ले जाओ। 5 का स्क्वायर 25 और ये जो 4 का स्क्वायर आप देख रहे हैं उधर जाके 16 हो जाएगा। ऐसे में स्क्वायर हटने से क्या लगेगा? रूट। अब ये 9 हो जाएगी, निकलेगा 3, यानी कि BC का मान कितना निकला? 3। सही है। ये जो BC का मान आप देख रहे हो ये हमारा 3 निकला। ठीक इसी प्रकार से इन तीनों में से कोई भी 2 भुजा अगर आपको पता हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक ना, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की सहायता से आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या समझे बौरे? हमने समझा समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। हमको समझ में आया कि समकोण त्रिभुज की खासियत ये होती है कि इसके तीनों भुजा का अलग अलग नाम होता है, एक लंब, दूसरा आधार और तीसरा कर्ण। कर्ण किसको? 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, जो निश्चित रहती है, कभी नहीं बदल सकता। लंब, जो कोण पूछे उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और बाकी हमारा आधार कहलाता है। अब जब हम उस समकोण त्रिभुज के अंतर्गत भुजा और कोण को दर्शाने के लिए हमारे पास 6 अलग अलग निष्पत्तियां होती है जिसको रेशियोज हम लोग कहते हैं। ऐसी निष्पत्तियां साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कहलाती है। साइन थीटा का मतलब p/h, कॉस थीटा का मतलब b/h और टेन थीटा का मतलब p/b होता है। इसको लंब बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण और लंब बाय आधार कह सकते हैं। कॉसेक थीटा का मतलब कर्ण बाय लंब, सेक थीटा का मतलब कर्ण बाय आधार और कॉट थीटा का मतलब आधार बाय लंब होती है। इसको जनरली अगर याद नहीं रख पाते हैं तो आप लाल काका याद रखें। लाल काका जो आपको मदद करेगा साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला और टेन थीटा का फॉर्मूला, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला याद रखने में। आगे चल करके जब आप सवाल को सॉल्व करोगे तो कभी कभी क्या करेगा कि इस समकोण त्रिभुज की कोई 2 भुजा आपको दे देगा और बाकी की भुजा आपको कहेगा निकालने के लिए। आप कैसे निकालोगे?
ठीक ना। उसके लिए एक फॉर्मूला होती है कि लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, जो पाइथागोरस साहब दिए हैं और उन्होंने इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन जो होता है उसको दिखाया गया। हालांकि इसी क्लास में ज्योमेट्री में जाकर के हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बोरे और देखते हैं अगला और क्या सब हो सकता है। आगे हम लोग जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं उस फॉर्मूला की मदद से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे होता है। दिख रहा बोरे पेंस दिख रहा ना। देखिए हम जो अभी फॉर्मूला सीखे थे उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा एक बार फिर से लिख देते हैं और कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन इस पे कैसे बनता है। देखिए सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, टाइप 1, जो इस फॉर्मूला पे डिपेंड होगा, वो ये होगा कि आपको कहेगा कि एक कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो हमें बताओ साइन ए का मान कितना होगा, हमें बताओ साइन सी का मान कितना होगा, हमें बताओ टेन ए का मान कितना होगा और टेन सी का मान कितना होगा। सही, एक फिगर हमको दे देगा, तीनों भुजा का मान दे देगा और बाकी आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप कैसे जवाब दोगे? आपको जवाब देना है कुछ इस प्रकार से। जैसे आप देखते हो साइन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि साइन थीटा का मतलब तो लंब बट्टे कर्ण होता। साइन थीटा का मतलब तो लंब बट्टे कर्ण, मतलब यहाँ इसमें भी लंब बट्टे कर्ण होगा और इसमें भी लंब बट्टे कर्ण होगा। तो फिर जब दोनों में लंब बट्टे कर्ण होगा तो अंतर कहाँ पे आएगा? अंतर आएगा इस ए और सी की वजह से। चूँकि ए की वजह से लंब हमारा 4 हो जाएगा, लेकिन सी की वजह से लंब कितना हो जाएगा? 3। तो जब हम लिखते हैं साइन ए तो लंब बट्टे कर्ण, यानी कि ए के लिए लंब अगर 4 है तो 4/5 होगा और सी के लिए लंब अगर 3 है तो आंसर क्या आएगा? 3/5। सही है। ऐसे ही जब हम टेन ए की बात करते हैं और टेन सी की बात करते हैं, दोनों है तो टेन ही, लेकिन एक में ए है और दूसरा में सी है। जैसे टेन देखे तो दिमाग में आना चाहिए कि अरे टेन थीटा का मतलब लंब बट्टे आधार होता, p/h होता। तो यहाँ भी p/b लगाएंगे और यहाँ भी p/b लगाएंगे, p/b यहाँ भी और p/b यहाँ भी। फर्क कहाँ पे होगा जरा गौर से देखिए। फर्क यहाँ पे होगा कि ये आपका कोण ए है और कोण बी है, तो सॉरी कोण सी है। तो ए की वजह से लंब कितना? 4 और आधार कितना? 3। तो आंसर होगा 4/3। लेकिन जैसे सी के पास पहुंचेंगे तो लंब 3 बन जाएगा और आधार 4 बन जाएगी, तो आंसर कितना होगा? 3/4। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी पे। जैसे अगर आपको एक और फिगर हम दे दें ऐसे और दे दे कि ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। ये आपका 6 है, ये 8 है और ये 10 है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ कॉट P और कॉट R का मान कितना। आपसे कोई पूछेगा कि कॉसेक P और कॉसेक R का मान कितना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो जरा सोच के देखो, कॉट P है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? B/h, मतलब क्या? आधार बट्टे लंब हमको चाहिए। तो आधार बट्टे लंब तो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, लेकिन फर्क कहाँ पे आएगा? इस कोण की वजह से, कि P की वजह से आधार बदल जाएगी, R की वजह से आधार बदल जाएगी। जब हम P लेते हैं तो P की वजह से लंब हमें 8 मिलेगा, आधार कितना? 6। चूँकि P के सामने 8 है इसलिए लंब 8 हो गया और आधार कितना? 6। आंसर कितना? आधार बट्टे लंब लेना है, मतलब 6/8। ऐसे ही जब आप कॉट R की बात करते हैं तो कॉट R के सामने ये हमारा लंब और ये आधार बट्टे लंब आपको चाहिए, मतलब 8/6 चाहिए। ऐसे ही कॉसेक P मतलब कॉसेक थीटा का मतलब कर्ण बट्टे लंब होती है। तो जैसे P को पकड़ेंगे तो कर्ण तो फिक्स है 10,
लेकिन पी के लिए लंब कितना 8, तो आंसर कितना होगा 10/8। लेकिन जैसे आर के पास पहुंचते हैं तो भैया लंब बदल के 6 हो जाता है, तो आंसर कितना होगा 10/6। सही है। तो ये कुछ हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन रहेगा। इसी में थोड़ा सा वो क्वेश्चन चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा समझिए। क्वेश्चन वो कुछ इस प्रकार से चेंज करेगा कि आपको एक मान लीजिए ट्रायंगल दे दिया ABC, इसमें बोला कि ये 4 है, ये 5 है, अब हमें साइन C का मान बताओ और साइन A का मान बताओ। ठीक है, ये भी बन जाएगा। कैसे बनेगा बच्चा? तो फिगर वही है, लेकिन साइन C का मान निकालने के लिए लंब बट्टे कर्ण चाहिए, निकल जाएगा 4/5। लेकिन जैसे A देखेंगे तो A के लिए लंब ये होगा। अब इसका कोई मान ही नहीं पता मुझे। देखिए साइन A का मतलब लंब बट्टे कर्ण चाहिए, तो A के सामने लंब BC है, BC का मान हमको पता ही नहीं है, तो जब तक BC हम नहीं निकालेंगे तब तक साइन A का मान तो नहीं निकलेगा। इसीलिए हम पहले BC का मान निकालेंगे। आपको हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर किसी त्रिभुज में अगर 3 भुजा है, किसी त्रिभुज के अंतर्गत अगर 3 साइड है, 3 भुजा है, तो उनमें से अगर 2 पता हो तो तीसरा निकाला जा सकता। कैसे? तो पाइथागोरस की फॉर्मूला से। और पाइथागोरस साहब का फॉर्मूला क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। मतलब AB का स्क्वायर और जोड़ BC का स्क्वायर करोगे तो आपको AC का स्क्वायर मिलेगा। देखो AB का मान 4 है तो आपको 4 का स्क्वायर, BC का मान नहीं पता, AC का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर। ऐसे में BC का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, और ये उधर गया तो 16। सोचो जरा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? √9 हो गया, यानी कि BC का मान 3। अब आप आसानी से BC के बदले में मान रख सकते हो। कैसे? तो आप जानते हो कि साइन C चाहिए, C के लिए आपका लंब कौन सा? 4, तो आप 4 कर्ण 5। A के लिए लंब कितना? तो ये BC 3 है, तो 3/5। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अपने कॉपी में इनको नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप देखें आगे। ठीक है, अगला तीसरा प्रकार का क्वेश्चन जो इसमें आपको रहेगा उसको भी देख लीजिए। तीसरे तरह का क्वेश्चन, यानी कि जिसको हम लोग टाइप 4 कहते हैं, टाइप 3 कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार का रहेगा बारे कि आपको नॉर्मली कोई एक चीज़ दे देगा, जैसे साइन थीटा इजिकल टू दे देगा आपको 4/5। अब ये साइन थीटा आपको पता है, और आपको कहेगा कि बताओ टेन थीटा कितना होगा, आपको कहेगा बताओ कॉस थीटा बराबर कितना होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा? आपको साइन थीटा का मान पता है ना, 4/5। अच्छा, साइन थीटा का मतलब होता क्या है? P/h। तो हम खुद को समझेंगे कि अरे ये तो हमारा 4/5 है, 4 किसके प्रोपोर्शनेट होगा? P के प्रोपोर्शनेट, और फिर 5 किसके प्रोपोर्शनेट? H के प्रोपोर्शनेट। तो ऐसे में हम P को 4 समझे और H को 5 समझे। तो अगर हम P को 4 समझे और H को 5 समझे, तो फिर B हमारे पास चाहिए, क्योंकि tan थीटा इजिकल टू P/B होगा। तो P और H तो हमें मिल रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन B नहीं मिल रहा है। तो B निकालने के लिए हम जो आपको फॉर्मूला बताया उसी का इस्तेमाल कीजिए। P² + B² इजिकल टू H², आप जानते हैं। ऐसे में P का मान कितना? 4, तो आप 4 का स्क्वायर लिख लो। B का मान कितना? 5, तो आप 5 का स्क्वायर लिख लो। इजिकल टू H है तो H का स्क्वायर लिख लो। अच्छा, B का स्क्वायर नहीं पता, H का मान पता है तो 5 का स्क्वायर कर दो। अभी 4 का स्क्वायर 16, फिर B का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब बताओ B का स्क्वायर बराबर कितना? तो 25 - 16। सोचो जरा, स्क्वायर हटा तो क्या लगेगा? रूट, यानी कि 9। B बराबर 3। सही है। तो कुल मिलाकर के अब आपके पास P का मान भी है, H का मान भी है और B का मान भी है। तो कुछ भी कहे निकालने के लिए तो निकाल लो। tan थीटा बोला, फॉर्मूला होता है P/B। P का मान कितना बहुआ रे? 4। B का मान अभी अभी निकालें 3। cos थीटा बराबर होता है B/H। देख लें फॉर्मूला यहाँ पे, cos थीटा इजिकल टू B/H। B का मान कितना?
3 तो आप 3 लिख लो, h का मान 5 है तो 5 लिख लो, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे दे दे और आपको बोले निकालने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। कैसे घुमाता है उसको भी थोड़ा सा देख लो। वो घुमाएगा कुछ इस प्रकार से, कहेगा कि अगर मान लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो बताओ टेन थीटा का मान कितना होगा, बताओ साइन थीटा का मान कितना होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा जो दिया, इसको देख करके आप थोड़ा देर के लिए डर जाओगे। बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्यों? क्योंकि आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए। कैसे? तो आप इस 1 को उधर लेके जाइए तो इधर क्या बचेगा, माइनस कॉस थीटा, उधर ऑलरेडी 1 माइनस 1/2 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 b/h। जब b/h होगा तो अब p का मान निकालो आप। फॉर्मूला क्या होता है, p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। जो मान आपको पता है उसको लिख लो। b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लो, h का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लो। अब देखो p का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, p का स्क्वायर बराबर 3, तो p बराबर कितना, √3। ये आपका p का मान निकल गया। ठीक है, अब आपके पास p भी है, b का मान कितना है बॉरे, b का मान 1 है और h का मान कितना 2, इनको रख लेंगे। आपको चाहिए p/b, p का मान कितना √3, b का मान कितना निकला बॉरे 1, तो 1 हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, देखिए p का मान कितना निकला √3, h का मान कितना दे रखा है 2, तो आप 2 लिख लो। मतलब कुल मिलाकर के इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और कभी कभी घुमा देता है, उसको भी देख लो। हम थोड़ा हिंट देते हैं इसको बनाने के लिए। अब कभी कभी कहेगा कि 8 cot थीटा इज इक्वल टू 15, 8 cot थीटा इज इक्वल टू 15, तो आपको 8 यहाँ पे दिया है, आपको इस 8 को बराबर की उस साइड लेके जाना है, तो ये बन जाएगा 15/8। अब तो वही हो गई ना, b/p का मान मिल गया, आप यहाँ से h का मान निकाल करके जो कहे आप उसको सॉल्व कर दीजिए। तो ऐसे अगर घुमा करके आपको क्वेश्चन देता है तो बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे देखिए इसमें और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे इस फॉर्मूला पे बेस्ड। तो देखिए एक और टाइप हम आपको बता देते हैं। टाइप 4 देख लीजिए। जैसे देखिए आपको कहेगा कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तो हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का मान बताओ। अब आपको बनाना है, इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करना है, कैसे निकलेगा। तो कुछ नहीं, साइन थीटा का मान हमारे पास है ही, कहीं से कॉस थीटा का मान अगर मिल जाए तो उसको पुट कर देंगे, फिर जोड़ घटाव कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हमें कॉस थीटा का मान चाहिए। कॉस थीटा का मान निकालने के लिए p और h तो हमें मिल रहा है। p का मान कितना मिल रहा है बोले, p का मान हमें मिल रहा है 4 तथा h का मान हमें मिल रहा है 5। अब p h मिल गया तो b का मान रह गया, तो फॉर्मूला लगा लो p² प्लस b² बराबर h², और जिसका मान पता है उसको रख दो। p का मान पता है 4 है, b का मान नहीं पता है, h का मान पता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो। ऐसे में b का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना बार है 25, इस 4 का स्क्वायर उधर गया तो कितना 16। ठीक है, b² इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट में 9 होगा। अंडर रूट क्यों, क्योंकि स्क्वायर हटा लिए। ऐसे में b इज इक्वल टू कितना 3। अब देखिए आपके पास b भी पता है, आपको b भी पता है, p भी पता है और h भी पता है, तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, cos थीटा। क्या होता फॉर्मूला, b/h। b का मान कितना 3, h का मान 5, तो 3/5।
अब कुछ कहेगा कि सर cos थीटा क्यों निकाले, tan थीटा क्यों नहीं निकाले? क्यों? क्योंकि बच्चा हमसे इसका मान पूछ रहा, और इसका मान निकालने के लिए हमें दो चीज़ का मान चाहिए, sin थीटा और cos थीटा का। sin थीटा का मान हमें ऑलरेडी पहले से पता है, cos थीटा का नहीं पता, इसीलिए cos थीटा का निकाल लेंगे और उसके बाद हम मान पुट कर देंगे। लिखेंगे अब क्या चाहिए बुआ रे आपको, sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। देखते जाना, sin थीटा का मान कितना 4/5, तो आप 4/5 कर दो, इंटू मतलब गुना, cos थीटा का मान 3/5, तो 3/5 कर लो बुआ रे। tan थीटा ये कितना cos थीटा का मान कितना 3/5 गुना 4/5, सही है। 4 तिये में 12 बट्टे में 25 प्लस 12/25, भिन्न जोड़ तो आता ही होगा, 25 एलसीएम हो जाएगा 12 + 12, कुल मिलाकर के 24/25। तो ऐसे अगर कुछ दे देता है क्वेश्चन, मतलब किसी एक का मान दे दे और बाकी कुछ गुना भागा जोड़ घटाव करके अगर आपको दे और कहे कि उनका वैल्यू निकालना, तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको जो मान मिला है उसको सॉल्व करके पहले मतलब पहले जो जो दिया है उसको हम लोग रख लेंगे एक जगह पे, और जो नहीं पता उसके लिए ये फॉर्मूला लगा लेंगे और इस फॉर्मूला की सहायता से उस तीसरे मान को निकाल लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें जो निकालना है उसमें कौन कौन सा चीज़ इन्वॉल्व है। अगर इसमें tan थीटा होता तो हम tan थीटा का मान भी निकाल लेते, cosec थीटा होता तो cosec थीटा का मान भी निकाल लेते, सबका मान निकाल लेते और फिर बाद में चल करके इस इक्वेशन में पुट कर देते, भिन्न जोड़ भिन्न घटाव कर देते, आपका आंसर आ जाता। तो कुल मिला करके हम लोग त्रिकोणमिति का ये छोटा सा बेसिक आज हम देखे हैं। आप इनको आज ज़रूर देखिए और देखने के बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि औरों बच्चा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।